हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। अब पाठ 17 में हम पढ़ेंगे जीवन दीप। ठीक है, तो जीवन दीप में क्या है, इसमें आइए सीखते हैं। नैतिक गुणों से परिचित होकर दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करने की प्रेरणा, लघु कथाओं का परिचय एवं भाव ग्रहण, लोकोक्तियों का अर्थ एवं प्रयोग और उनकी समझ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, इसमें संकलित की गई हैं कई कहानियाँ। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पढ़ेंगे कुसंगति का फल। कुसंगति का फल किस प्रकार से होता है, चलिए शुरू करते हैं। एक चित्रकार ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मुख से भोलेपन और सरलता और दीनता के भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होते हो। वर्षों के परिश्रम के पश्चात उसे एक ऐसा बालक मिला। चित्रकार ने उसे बच्चे को बिठाकर उसका चित्र बनाया। उस चित्र की इतनी प्रतियां बिकी कि चित्रकार मालामाल हो गया। 10-15 वर्ष के बाद पश्चात चित्रकार के मन में दुष्टता के भाव प्रकट करने वाले चित्र बनाने की इच्छा हुई। वह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था जिसके मूर्ख से धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ तथा जिससे मुख से धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थ लिप्सा फूटी पड़ती हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश में वह एक कारागार में पहुंचा। उसे एक ऐसा कैदी मिल गया जिसके चेहरे में क्रूरता झलकती थी। चित्रकार ने उस कैदी से कहा, मैं तुम्हारा एक चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी कुछ डर गया। उसने पूछा, मेरा चित्र क्यों बनाना है? तब चित्रकार ने उसे अपना पहला चित्र दिखलाया और उसे अपना अभिप्राय समझाया। चित्रकार ने पहले चित्र को दिखाकर चित्रकार के पहले चित्र को देखकर कैदी फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, यह चित्र मेरा ही है। चित्रकार को उस कैदी की ऐसी दशा देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम इस दशा में कैसे पहुंच गए? तो कैदी ने पुनः रोते हुए उत्तर दिया, मेरी यह दशा मेरी कुसंगति के कारण ही हुई है। अर्थात कुसंगति ने एक अच्छे व्यक्ति का जैसे झलके कि वो वास्तव में बहुत अच्छा है, इसका चित्र बनाना चाहा था, तो उसकी कुसंगति, उसकी संगत इस तरह की हो गई कि वो उसका चित्र जो है तो कैसे दुष्ट और क्रूरता जैसे मानव जैसा हो गया। ठीक है, तो चित्र कहाँ पर हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब तक आदमी की संगति अच्छी होती है तो आदमी का चित्र, आदमी का स्वभाव ऐसा ही रहता है जैसा चित्रकार ने बनाना चाहा, कि सरलता और दयापूर्ण, बड़ा ही सहज मानव वाला, है ना। लेकिन जब फिर कहते हैं वो संगति में पड़ जाता है, जैसे उसकी संगति हो जाती है तो उसका चित्र भी वो इस तरह से हो जाता है। ऐसे में तो हमें संगति से, कुसंगति से बचना चाहिए। ठीक है, फिर देखें एक बार और कहानी है, वाणी से आदमी की पहचान। एक बार राजा शिकार पर निकले, साथ में मंत्री, हवलदार और सिपाही थे। जानवर को पीछा करते हुए एक रास्ते से गुजरे। रास्ते के एक किनारे एक नेत्रहीन साधु बैठा था। रास्ते के एक किनारे पर एक नेत्रहीन साधु बैठा था। सिपाही आगे आगे था। उसने साधु से पूछा, अरे ओ साधु, किसी जानवर को भगाने की आवाज़ तुमने सुनी है? भागने की आवाज़ तुमने सुनी है? साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं सुना सिपाही जी। सिपाही आगे बढ़ गया। फिर हवलदार आया। उसने भी पूछा, क्यों साधु, तुमने किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी है? साधु ने जवाब दिया, हवलदार जी, मैंने नहीं सुनी। हवलदार आगे बढ़ गया। उसके बाद राजा का मंत्री आया। उसने पूछा, सूरदास जी, तुमने किसी को भागने की आवाज़ सुनी है? साधु ने कहा, नहीं मंत्री जी, हमने नहीं सुनी। उसके बाद स्वयं राजा आए और पूछा, महाराज आपने इधर किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनी है? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजा जी, मैंने नहीं सुना। राजा जब आगे बढ़ गए तब एक आदमी को कुछ दूर खड़ा यह सारा माजरा देख रहा था। साधु के पास आया और पूछा, साधु जी, आप तो दृष्टिहीन हैं, फिर बिना देखे कैसे पहचान लिया कि कौन सिपाही है और कौन हवलदार, कौन मंत्री और कौन राजा? तो साधु ने कहा, भाई, आदमी अपनी वाणी से खुद अपनी पहचान बता देता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र और विनयी होता है और दूसरों का सम्मान करता है। ऐसा किसने कहा? साधु ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताई गई है कि वाणी से आदमी की पहचान, है ना, जो जितना मधुर बोलता है वह उतना ही श्रेष्ठ पुरुष होता है, और जो जितना ही उबड़ खाबड़ और कहते उटपटांग अनाप शनाप शब्दों से बोलता है वह आदमी उतना ही तुच्छ और उतना ही छोटा होता है। यहाँ पर साधु के वचनों से ये क्या होता है, प्रदर्शित होता है।
ठीक है ना। अब देखिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एक चौराहे पर 3 यात्री मिले, तीनों के कंधे पर 2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे। पहले यात्री ने अपने पीछे के झोले में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारियाँ बुराइयाँ रखी थी। पीछे के झोले पर उसकी नज़र नहीं जाती थी और दूसरों की बुराइयाँ उसके सामने थी। वह सदा उन्हीं को देखता और ही मन कुढ़ता रहता। ठीक है ना। पीछे के झोले में उस नज़र नहीं आती थी उसकी जो अच्छाइयाँ थी, लेकिन दूसरे की जो बुराइयाँ थी उसने सामने वाले झोले में रखी थी। वह सदा उन्हें दिखता रहता। एक कहानी है, समझिएगा इसको, कि एक चौराहे पर 3 यात्री मिले, तीनों ने कंधे पर झोले आगे पीछे लटके थे, आगे और पीछे दोनों पर लटके थे। तो पहले यात्री ने अपने पीछे वाले झोलों में कुटुंबियों, अपने कुटुंब परिवार के और उपकारी जो उसके मित्र हैं उनकी भलाइयाँ रखी थी, और सामने वाले झोले में क्या रखा था? सामने वाले झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयाँ रखी थी। पीछे के झोलों पर उसकी नज़र नहीं जाती थी और दूसरों की बुराइयाँ उसके सामने थी। वह सदा उन्हें ही देखता और मन ही कुढ़ता रहता। दूसरा आगे के झोले में अपनी सारी अच्छाइयाँ लटकाए था, जिन्हें देख देखकर वह अपनी सराहना करता रहता और खुश होता। पीछे के झोले में उसने अपनी बुराइयाँ लटका रखी थी, जिस पर उसकी कभी नज़र ही नहीं जाती थी। उसने दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था, उसे वह दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। पहले यात्री ने कहा, लेकिन ये अन्य लोगों तो तुम्हारी इन बुराइयों को देखते हैं, तुम देखो या ना देखो। क्या बोलता है कि तुमने जो पीछे अपनी बुराइयां लटका के रखी हैं, तो तुम्हारे बुराइयों को तो देखते हैं, तुम देखो या ना देखो। फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे इन आगे पीछे झोलों में क्या भरा है? तो आगे का झोला तो काफ़ी भारी है और पीछे का झोला हल्का, और उसमें से नीचे छेद भी है। उसने जवाब दिया, आगे के झोलों में मैंने दूसरे के गुण और उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ रखी हैं। क्या किया? तीसरे जो दोनों ने पूछा तीसरे से, देखिए चित्र भी बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये 2 हैं और ये तीसरा है। ठीक है। तो क्या है, जब तीसरे से दोनों पूछते हैं तो उसने क्या कहा कि आगे के झोला में काफ़ी भारी है और पीछे का झोला हल्का है, उसमें छेद भी हैं। उसने जवाब दिया, आगे के झोले में मैंने दूसरों के गुण और उपकार और उनकी बहुत सारी भलाइयाँ रखी हैं। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं से देखता चलता हूँ। उन दोनों यात्रियों ने कहा, पराया धन किस काम का? इस भारी थैले को आप फेंकिए, इस बोझ को लेकर आप कैसे चलते हैं? तीसरे यात्री ने कहा, मित्रों, यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरे जीवन नौका की पतवार है। यह भार मेरे लिए तो वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, मन में प्रसन्नता मिलती है, और इस पीछे वाले झोले से दूसरों की बुराइयां मुझे मिलती हैं, उन्हें डाल देता हूँ, जिससे वह नीचे मैंने बड़ा छेद बना लिया है, जिससे वह बुराइयां नीचे गिरती जाती हैं, और क्या करता हूँ, उन्हें डाल देता हूँ, उसमें नीचे मैंने बड़ा छेद कर, जिससे वो बुराइयां नीचे गिर जाती हैं और उन्हें भूल जाता हूँ। इस तरह दूसरों के उपकार, उनकी अच्छाइयाँ ही मेरे सामने रहती हैं और मेरा जीवन उत्साह से भरा रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 यात्री थे, है ना। उन्होंने क्या किया कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ रखी थी, है ना। तो क्या है, उसने तीसरे जो था वो क्या सबसे अच्छा था, है ना, क्योंकि वो क्या करता था कि सामने दूसरों के उपकार और दूसरों के गुण होता था। दूसरों को हम देखकर जब किसी को अपना आदर्श या आइडल बनाते हैं तो हम भी उस तरह से बनना चाहते हैं। उसके गुण देखते हैं, अच्छे नहीं, गुण तो गुण में ही आएंगे, अच्छाइयों में आएंगे। उसकी अच्छाइयाँ देख के हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या करता था तीसरा यात्री, वो इस प्रकार से, और जो कोई बुराई देता तो उसको पीछे वाले झोले में डाल लेता, तो वो क्या नीचे से गिर जाती थी। तो यहाँ पर एक कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं कि हम बुराइयाँ अच्छाइयाँ इकट्ठा कर लेंगे कि झोले में डाल देंगे कि गिर जाएंगी, लेकिन एक समझाने का तरीका है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में अच्छाइयों को किस प्रकार से ग्रहण करें, बुराइयों को किस तरह से हटा दें। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम क्या करें, बुराइयों को भूलते जाएं, है ना, और उस तरह का दोबारा काम ना करें, और जो अच्छाइयाँ हैं दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं उसे देखें और क्या करें, अनुसरण करें। ठीक है।
तो यहाँ पर 3 कहानियाँ थी। वाणी से आदमी की पहचान, संगति का कुसंगति का असर और अच्छाइयाँ बुराइयाँ। ये तीनों ही कहानियाँ पूरी होती हैं। ठीक है, इसमें हमने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना। ये जीवन दीप है, जीवन के लिए एक जीवन के पथ पर कर एक दीप का काम करेंगे, है ना। हमें यानी कि पथ प्रदर्शक बनेंगे। आया समझ में। तो ये हमारा समाप्त होता है पाठ। इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से हम आप तक भेज देंगे। इसके पहले के चैप्टर जो आपके हैं तो वो आपकी यूटी टेस्ट में आने वाले हैं, तो उसे क्या करें, जितना हमने पढ़ा दिया उसका रिवीजन करें। ठीक है, तो उसमें से जो मैंने आपको वीडियो दिया था प्रार्थना पत्र का उसे पढ़ लें। उसमें से कोई एक पत्र आपके पास आएगा यूटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर पेपर आपको यहाँ नहीं ले रहे हैं तो आप घर में लेकर रहे हैं, तो सिर्फ बस उतने समय खोलें, ओपन करें जब एग्ज़ाम पेपर यानी कि टेस्ट पेपर आपके पास आ गए। उसके पहले भी हम आका 2 बार उसको लिख कर अच्छे से देखें, क्योंकि आपका भविष्य उसी में है जब आप ईमानदारी से पेपर करेंगे। ठीक है ना। कोरोना काल कोविड-19 कारण हम क्या है आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप हम क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे। यानी जितना हमने सिलेबस आपको दिया है उसे ईमानदारी से पढ़ें, फिर याद करके फिर कॉपी करें। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।